स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जो ऑप्शनल्स है उनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे मेंस एग्जामिनेशन में 500 मार्क्स के ऑप्शनल्स पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर के तौर पे। एंड आज हमारे साथ है सारे ऑप्शनल फैकल्टीज स्टडी IQ के। वेलकम सर। मैं चाहूँगा सारे फैकल्टीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें अपने ऑप्शनल्स के साथ एंड अपने एक्सपीरियंस के साथ। हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज़ दिवाकर बोथरा। मेरी सिविल सर्विसेज की जर्नी 2007 से स्टार्ट हुई थी। 7, 8, 9 मैंने 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटरव्यू दिए थे। 10 and 11 आई टुक ए ड्रॉप बिकॉज आई चेंज माई ऑप्शनल एंड 12 वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट। फाइनली उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया एंड फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड टीचिंग और मेंटरिंग सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। I started with Murnal at PDPU, Pandit Dindayal Petroleum University. Then joined Wajiram and Ravi and started teaching sociology there as well. And after that, the journey has been there. And right now, I'm teaching sociology optional at Study IQ. थैंक यू सर। नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम शेखर चौधरी है और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फैकल्टी हूँ। मुझे अनुभव है सब डिविजनल लेवल पे काम करने का, साथ में मास्टर्स हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और लास्ट 4-5 वर्षों से आप जैसे सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। My name is Shashank Tyagi. Before choosing teaching as my passion in 2015, I was working as consultant in Office of Minister Social Welfare, Delhi Government. So political science seems to be like my calling. और अभी मैं Study IQ पर पढ़ा रहा हूँ। Hi students, I'm Kapil Bhardwaj. I'm teaching from last 6 years geography optional. I have experience of 2 interview and 3 mains exam in civil services. I opted geography because it is quite conceptual and as well as very much relevant with the prospective engineers. So because I'm also an engineer by profession, so I will say कि this is the geography optional जो कि engineers के लिए काफ़ी preferable होगा, but ये एक point नहीं है, later on और चीज़ें भी discuss करेंगे। Hello all, my name is Sainil Nagre. I have given 2 interview in UPSC and my forte is history. History में मुझे खुद 300 plus mark का experience है in 2017 as well as 18 mains में, and that is something that I want to share with you also. So that's why history में पढ़ाता हूँ. It's almost now 6 years का experience है history optional में मुझे, and that is what something I want to give to you. Thank you. थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और स्टडी IQ में मैं आपकी एंथ्रोपोलॉजी की क्लासेस लेने वाला हूं। अगर यूपीएससी फ्रंट पे बात करें तो आई हैव मेंटर्ड मोर देन 300 स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी में स्पेसिफिकली, लिविंग ऑल अदर सब्जेक्ट्स। और अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो आई एम मास्टर ऑफ साइंस इन एंथ्रोपोलॉजी, यूजीसी नेट क्वालिफाइड, और यहाँ पे भी मैं आपकी एंथ्रोपोलॉजी की जर्नी में आपका साथ देने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सामने सबसे पहले आता है वो है ऑप्शनल्स को लेकर कि कौन सा ऑप्शनल सिलेक्ट किया जाए। नंबर ऑफ ऑप्शनल्स है, 20+ ऑप्शनल्स है जिसमें से बच्चे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अब सारे फैकल्टीज से जानेंगे कि क्या वो रीजंस है या क्या वो क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे ऑप्शनल्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो मैं शुरू करूंगा दिवाकर सर से। सर, एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन निकल के आता है कि बैकग्राउंड कितना ज़रूरी है ऑप्शनल सेलेक्ट करते हुए। Jasmeet sir, before answering this, there is one important thing I would like to add to this. जब मैं तैयारी कर रहा था, इनफैक्ट जब शायद हम एक ही टाइम पे तैयारी कर रहे थे, तो एक ओल्ड राजेंद्र नगर जो एक यूपीएससी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे एक कहावत बड़ी फेमस थी। आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर आपने सुना है कि नहीं। हाँ जी। कि मुझ में अकड़ है क्योंकि मेरी ऑप्शनल पे पकड़ है। क्योंकि उस टाइम हुआ क्या करता था सर, 2 ऑप्शन हुआ करते थे। हाँ जी। और तकरीबन 1200 मार्क के पेपर्स थे टोटल। तो जो ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग रखता था वो क्वालिफाई होता। ठीक। आज ऑप्शनल के मार्क्स ज़रूर कम हो गए, लेकिन वो इम्पोर्टेंट जो है आज भी उतनी ही बरकरार है, बिकॉज ऑल इंडिया रैंक के लिए वो 300+ मार्जिन को कट करना ही पड़ेगा। ठीक बात। अब इम्पोर्टेंस के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो अब उसे चूज़ कैसे किया जाए। अब आपको ऑप्शन मिल जाता है खाने के अंदर, तो आपके अंदर दिक्कत ये है कि भूख तो एक लिमिटेड है, अब चूज़ कैसे किया जाए उस चीज़। और बहुत सारे, पहले 27 ऑप्शनल थे, आज लगभग 20 से ज़्यादा ऑप्शनल्स। हाँ जी। मल्टीपल क्राइटेरियाज है ऑप्शनल चूज़ करने के लिए, कोई सिंगल क्राइटेरिया पे तो इस चीज़ को उतारी नहीं जा सकती है। जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने के लिए डेफिनेटली द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड, एक इंटरेस्ट तो डेफिनेटली होना चाहिए उसकी। ठीक बात। अब कई बार, जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैंने सोशियोलॉजी चूज़ किया, लेकिन मेरा बैकग्राउंड नहीं था सोशियोलॉजी का उस टाइम जब मैं कर रहा था।
करेक्ट। बाद में बना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब जब बैकग्राउंड नहीं होता है तो भी आप कोई ऑप्शन चूज करके उसके अंदर बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक बात। So I personally believe, beside the other criteria which respective faculties would definitely discuss with you, I believe that interest is something जो really matter करता है। Really. जो छोटी चीज को और छोटा कर देता है, और इंटरेस्ट नहीं है तो छोटी चीज बड़ी भी हो सकती है। ठीक, थैंक यू सो मच सर। शेखर सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि लेंथ ऑफ ऑप्शनल, काफ़ी बार ये बोला जाता है कि कुछ ऑप्शनल्स काफ़ी लेंथी हैं, 4 से 5 महीने लग जाते हैं, एंड कई ऑप्शनल्स 3 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। सो डू यू थिंक दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हाइल सिलेक्टिंग एन ऑप्शनल? जी, एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है सिलेक्शन के लिए, परंतु हमें ये भी देखने को मिलता है यदि किसी भी ऑप्शनल का जो मैटर है ज़्यादा है, हाँ जी। कुछ ऑप्शनल के स्पिल ओवर एडवांटेज भी हैं जीएस में, एसए में, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात करूँ, जीएस 2 में और जीएस 3 में कुछ टॉपिक्स हैं, सिटीजन चार्टर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट है, यहाँ पर वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, ये भी बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा। अंतिम प्रश्न जो आता है कि आपको कितना पढ़ने का मन करता है। यदि थोड़ा सा सब्जेक्ट बड़ा भी है तो अगर ये चयन करते समय देख लें उसका स्पिल ओवर एडवांटेज कितना है और आपको जुनून है उस सब्जेक्ट का, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। शशांक सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे फैकल्टीज़ को देख के ऑप्शनल्स काफ़ी बार बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं कि फैकल्टी से पढ़ना अच्छा लगा एंड उन्होंने वो ऑप्शनल सिलेक्ट कर लिया, या आसपास जो मित्र हैं उनका सुन के उन्होंने ऑप्शनल सिलेक्ट कर लिया। तो क्या ये क्राइटेरिया होना चाहिए? इस क्वेश्चन पर आने से पहले थोड़ा मैं जो सर ने अभी बात की उस पर कुछ ऐड करना चाहूँगा। लेंथ ऑफ द ऑप्शनल, सो लेंथ आप कैसे डिसाइड करते हैं? सो समटाइम्स व्हाट स्टूडेंट्स डू कि वो नंबर ऑफ यूनिट्स गिन लेते हैं, बट वो एक्चुअली कंटेंट नहीं आपको बता रहा ऑप्शनल का, क्योंकि आपने अभी शुरुआत की है, यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट ऑप्शनल। तो आपको लग रहा है कि केवल यूनिट देखकर कि अच्छा इसमें 30 यूनिट्स हैं, इसमें 25 हैं, ओके सो वी आर इन प्रॉफिट ऑफ 5, यानी कि 5 नहीं पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, कई बार आपको ऑप्शनल में नंबर ऑफ यूनिट्स कम दिख रही हैं, कोई ऑप्शन आपको छोटा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर जो डेप्थ है, डाइवर्सिटी है, वो उससे ज़्यादा हो। दूसरा होता है कि कुछ ऑप्शनल्स में ओवरलैप बहुत ज़्यादा होता है, तो कहने के लिए वहाँ पर आपको 30 यूनिट्स दिख सकती हैं, मतलब पेपर 1, पेपर 2, ऑल 4 सेक्शंस, लेकिन ह्यूज ओवरलैप है। जैसे कि आपने एक सेक्शन में उस पार्ट को कवर कर लिया, तो डेफिनेटली दूसरा वाला पार्ट आपका किक वॉक बन गया। तो इट इज़ नॉट लॉजिकल टू से कि ये यूनिट सेपरेट है, दिस अ ह्यूज ओवरलैप। तो ये भी एक क्राइटेरिया दिमाग में रखना चाहिए। उसके बाद सर ने कहा फैकल्टी मैटर करता है कि नहीं। जी हाँ, मेंटरशिप अगर आपको अच्छी मिल जाए तो आप जो काम 6 महीने में, 10 महीने में करने वाले थे, तो उतना एफर्ट आपका क्योंकि फाइन ट्यून हो चुका है, करेक्ट, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, एफिशिएंट होंगे। और क्योंकि देखिए दिस इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, मतलब एग्जाम निकालना है तो आपकी अप्रोच सब्जेक्ट सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, एग्जाम सेंट्रिक होनी चाहिए। तो एग्जाम की नीड अगर आपको कोई बता दे और जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने में लगातार आपको हेल्प करता रहे, देखो यहाँ गलती कर रहे हो, सीख तो रहे हो लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, वैसा आंसर नहीं लिख पा रहे हो, कंटेंट में इस तरीके से आप एनरिच कर सकते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर फैकल्टी का जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। कपिल सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कुछ ऑप्शनल्स को टेक्निकल ऑप्शनल्स कहा जाता है, कईयों को जो ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल्स हैं उनमें कहा जाता है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप इनसे दूर रह सकते हैं। तो बट आज हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में जैसे इंजीनियर्स भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शनल दे रहे हैं, चाहे वो सोशो ऑप्शनल है, चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शनल है, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल है। तो इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है, जैसे बच्चे कैसे सिलेक्ट करें इस चीज़ को? सर देखो, ऑप्शनल की जब बात आती है तो सबसे पहला, जैसे दिवाकर सर ने बताया कि इंटरेस्ट होना जरूरी है। अब उसमें चाहे बैकग्राउंड हो या ना हो, वो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। उसका कारण ये है कि जैसे इंजीनियर्स की बात आई है तो मैं एक टर्म को भी बोलना चाहूँगा, रेजोनेंस एक टर्म होती है जिसमें ये बताया जाता है कि फ्रीक्वेंसी अगर मैच होती है तो मैक्सिमम आउटपुट आता है। तो वो चाहे फ्रीक्वेंसी हमारे इंटरेस्ट के साथ मैच हो रही है, फैकल्टी के साथ मैच हो रही है, तो वो आउटपुट मैक्सिमम आएगा। दूसरा समटाइम ये होता है कि जैसे मैथ्स ऑप्शनल है तो उसमें ये देखो कि आपकी बैकग्राउंड है, आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आपको फायदा भी कितना मिल रहा है। जैसे मैथ्स अगर आप पढ़ते हो, नो डाउट कि बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, अच्छे मार्क्स भी आते हैं, बट उसमें आपके एफर्ट बढ़ जाते हैं। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है। जैसे मैं ज्योग्राफी पे ही आ जाता हूँ, तो ज्योग्राफी का फायदा ये होता है कि बच्चा एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस ज्योग्राफी, ये सारी चीजें कवर कर लेता है। तो मैथ्स जैसे ऑप्शनल में सिर्फ ऑप्शनल कवर हुआ, यहाँ आके आपकी अदर जीएस सब्जेक्ट भी कवर हो गए।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो शशांक सर ने भी मेंशन की कि जब भी कोई बच्चा ऑप्शनल को सेलेक्ट कर रहा है तो वो फैकल्टी या फिर उसके साथ साथ में जो ग्रुप है उसका उसी के हिसाब से ऑप्ट कर लेता है कि ठीक है ग्रुप में सब ये ले रहे हैं, मैं भी वही ऑप्शनल ऑप्ट कर लेता हूँ। बट वो ग्रुप वाला जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं होना चाहिए। फैकल्टी के साथ रेजोनेंस इज गुड, क्योंकि ग्रुप में सबका अपना एक इंटरेस्ट, सबकी अपनी एक स्टोरी, सबका एक अपना बैकग्राउंड है और उसी हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। तो ज़्यादा फोकस सिर्फ बैकग्राउंड पे ना रख के या ग्रुप पे ना रख के अपने इंटरेस्ट को देखते हुए और रेजोनेंस बनाते हुए स्मार्ट चॉइस के साथ में हमें ऑप्शनल को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। साइनल सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे इस बार रैंक 1 हिस्ट्री ऑप्शनल से आया, तो क्या मार्क्स एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि पिछले कुछ सालों में जो टॉपर्स आए हैं, अगर वो लेट्स से एक पर्टिकुलर ऑप्शनल से हैं तो ऑप्शनल काफ़ी बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या ये सही तरीका है ऑप्शनल सिलेक्ट करने का? वो सही तरीका तो नहीं रहेगा। जैसे कि ऑल रिस्पेक्टेड फैकल्टीज ने पहले भी बोला था कि इंटरेस्ट इज द ओनली क्राइटेरिया, और दैट वी कैन से दैट की प्राइमरी क्राइटेरिया। बट उसके साथ साथ यूपीएससी का एक ट्रेंड भी होता है, एंड दैट ट्रेंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर यूपीएससी अगर कोई पर्टिकुलर ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क दे रहा है, वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो कंसिस्टेंटली उस पर्टिकुलर ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तो दैट कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया। बट व्हाट आई वांट टू मेंशन ओवर हियर कि जब भी कोई पर्टिकुलर ऑप्शनल जो है वो चलता है बिकॉज ऑफ द कॉमन डिनोमिनेटर। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कॉमन डिनोमिनेटर। अगर आप कोई भी एक ऑप्शनल सेलेक्ट कर लेते हो, देन वो ऑब्वियस वो ऑप्शनल जो है उसका बहुत सारा जो सिलेबस है आपके जीएस से ओवरलैप करता है, एंड बहुत टाइम पे करंट अफेयर से भी ओवरलैप करता है। जैसे कि पॉल साइंस की अगर हम बात करें, देन ऑब्वियसली फिर इंटरनेशनल रिलेशन जो आपको 100% इंटरव्यू में भी आने वाला है और आपको मेंस में भी आने वाला है। तो दिस काइंड ऑफ द क्राइटेरियाज आर ऑल्सो देयर। तो कॉमन डिनोमिनेटर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, जैसे कि आपने बताया कि टेक्निकल ऑप्शनल जो होते हैं, हाँ जी, उसमें वही प्रॉब्लम होता है कि अगर टेक्निकल ऑप्शनल आप लेते हो, देन जीएस के सिलेबस से थोड़ा सा कट ऑफ होता है। नो मैटर उसमें मार्क्स आ जाते हैं, बट उसमें फिर आपको जीएस का सिलेबस एडिशन में पढ़ना पड़ेगा। ट्रू। वैसे ही फिर अगर आप फिलोसॉफिकल ऑप्शनल्स में जाते हो, जैसे पॉल साइंस हो सकता है, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रो या फिर इवन हिस्ट्री, तो इसमें अल्टीमेटली आपको जीएस में भी हेल्प होता ही होता है। ठीक, दैट्स वाई कंसिस्टेंटली वी हैव सीन कि ये जो फिलोसॉफिकल सोशल स्टडीज़ वाले जो ऑप्शनल है, यही से टॉपर ज़्यादा निकल रहा है, बिकॉज वो अल्टीमेटली आपको मेंस जीएस में भी हेल्प करेगा एंड आफ्टर इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। करेक्ट। तो दैट इज़ अनदर क्राइटेरिया व्हाट आई वांट टू से कि जब भी ऑप्शनल लेते हो आप, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर नाम का जो कंसेप्ट होता है उसके ऊपर एक बार ज़रूर देख लेना कि वो ऑप्शनल आपको जीएस में कितना हेल्प करता है। थैंक यू सो मच सर। जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड अ पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस। जैसे मैंने इनिशियली इंटरेस्ट वाला बोला, सर स्ट्रेस दैट एज वेल, बट सर ने बहुत अच्छी चीज बोली कि एक ट्रेंड होती है चीज। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले 3 अटेम्प्ट में मैंने कॉमर्स के साथ भी दिए थे। हाँ जी, कॉमर्स में बहुत स्ट्रांग इंटरेस्ट था। इनफैक्ट इनकम टैक्स के अंदर आई हैव गॉट अ रिकग्निशन फ्रॉम द बैंगलोर यूनिवर्सिटी एज वेल। ओके। स्कोर नहीं था स्कोर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज मेरी मेहनत नहीं है इसलिए नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसलिए नहीं। इंटरेस्ट तो था, वो ट्रेंड वो चल रहा था। ट्रू ट्रू ट्रू। अब इसके कारण मुझे ऑप्शनल चेंज करना पड़ गया। तो आई डू एग्री टू दिस कि ट्रेंड सर्टेनली कुछ हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट वो ट्रेंड फाइंड करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो मतलब एक कर सकते। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि if you do not take UPSC seriously, it becomes a unique process of spoiling your career as well. नाइस, थैंक यू सो मच सर। उत्कर्ष सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे सबने डिस्कस किया कि एक कॉमनैलिटी जीएस से होनी चाहिए, बट एंथ्रो में वो कॉमनैलिटी नहीं है, फिर बच्चों को एंथ्रो क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? क्या क्राइटेरिया हो सकता है? क्वेश्चन पे आने से पहले, इसका आंसर देने से पहले 2 बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुए। हाँ, पहला, दिवाकर सर ने कहा एक इंटरेस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, आप सब्जेक्ट का आउटलुक देख के, सक्सेस के रेट को देख के, टॉपर्स की रैंक देख के, किस सब्जेक्ट ने इतने टॉपर्स दिए, आप उसमें चले जाते हो, या फिर आपको हो सकता है कोई स्पेसिफिक पोर्शन बहुत अच्छा लगता हो। ठीक बात है। पर ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपका इंटरेस्ट उसमें से जाने लगता है। ट्रू ट्रू ट्रू। एंथ्रोपोलॉजी जैसे, और भी, मैं सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी की नहीं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी ऑप्शनल को सेलेक्ट करते हो तो आप पूरा इन डेप्थ में एक बार सिलेबस को देखो। वो क्या करता है कि आपके इंटरेस्ट को ओवर द लॉन्ग ऑफ पीरियड ऑफ टाइम बनाए रखता है। एंथ्रो में आप ह्यूमैनिटीज को भी ले जा रहे हो, साइंस को भी ले जा रहे हो, कई सारी चीजें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपको एक लेमन को मिथ्स हो गई, स्टोरीज हो गई, ट्राइबल कल्चर हो गया, बहुत इंटरेस्ट आउट करता है फैक्टर। तो ये उसके लिए एक कॉमन चीज हो जाती है। दूसरी बहुत अच्छी चीज शशांक सर ने यहाँ पे बोली कि आप आंसर राइटिंग, आप नीड को समझना चाहिए आपको, है ना, कि उसकी नीड क्या, एग्जाम आपसे मांग क्या रहा है। एनालिटिकल बहुत होता है, ये मेंस हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी आपको वो पर्सपेक्टिव, इसको हमारे यहाँ टेक्निकल टर्म में, एक लेक्सिकन में एक टर्म होता है जिसको रिलेटिविज्म कहते हैं, है ना।
एंथ्रोपोलॉजी आपको वो रिलेटिविज्म अप्रोच देता है जिससे आप ऐसे बैलेंस्ड आंसर्स को लिख सको। दूसरी बात सर, जो आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि कॉमनैलिटी लैक करती है, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अगर आप बात करो एंथ्रोपोलॉजी के रिगार्डिंग। हाँ जी। अगर आप मुझे टाइम दो तो मैं स्पेसिफिकली आपको बता सकता हूँ, GS1 का पेपर आप उठाते हो, सैनिल सर बगल में बैठे हैं, हिस्ट्री का पोर्शन है पूरा का पूरा, प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री आप एंथ्रो में भी पढ़ रहे होते हो, वहां भी पढ़ रहे होते हो, पेलियोलिथिक कल्चर है, मीजोलिथिक कल्चर है, IBC की साइट्स है, वो सारी चीजें पढ़ रहे होते हो आप, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का आप पोर्शन उठाते हो, कई सारी ट्राइबल आर्ट्स है ना, इस तरह की चीज जिनको GI टैक्स मिलता है उसको भी रेगुलरली आप पढ़ रहे होते हो। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में आप आते हो, फ्रीडम स्ट्रगल के समय कई सारी मूवमेंट चल रही हैं, वो सारे के सारे मूवमेंट्स, मीजो रिवोल्ट हो गई या फिर नागा रिवोल्ट हो गई, वो आप पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से सोशल जस्टिस का जो पोर्शन है और भी कई सारे आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे एंथ्रो में कॉमनैलिटी है। तो दिस इज अ मिथ कि यहाँ कॉमनैलिटी नहीं है, लैक कर रही है। तो काफी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। यस शशांक सर। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटीज़ ना, तो बच्चों के सामने एक बेसिक समस्या है। हाँ जी, हमने कहा कि इंटरेस्ट होना चाहिए, बट जो बच्चा पहली बार इस डोमेन में आ रहा है ठीक बात है। तो उसे पता ही नहीं है ना अभी, तो ऐसे में वो कहता है कि मेरा चलो एक्सपोजर अभी पॉलिटी से हुआ है या करेक्ट। अभी केवल ज्योग्राफी की मैंने क्लास ली है, ठीक है, मुझे ठीक समझ में आया, तो क्या इसको मैं इंटरेस्ट मान लूँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मेरा एक्सपोजर किसी दूसरे सब्जेक्ट से हो तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगे। बिल्कुल। तो एक तो ये इशू है। दूसरा, सर ने कहा कि जैसे ओवरलैप, ह्यूमैनिटीज में हर एक सब्जेक्ट का जीएस के साथ ओवरलैप है। ठीक बात है। सोशो का भी है, पबेट का भी है, PSR का भी है, जियो का भी है, हिस्ट्री का भी है। हर एक फैकल्टी पॉइंट आउट कर सकता है, देखो ये जीएस पेपर 1 में है, ये जीएस पेपर 2 में है, PSR पूरा जीएस पेपर 2 से आ रहा है, राइट? हर कोई कर सकता है। ठीक बात। लेकिन हम स्टूडेंट के सामने देखें, मतलब वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला ले रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट करना है कि वो क्या करे। अभी एक्सपोजर अभी नहीं हुआ है अक्रॉस ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। नंबर 2, ओवरलैप हर जगह है, तो ऐसे में किस ओवरलैप को वो ज्यादा वेटेज दे? क्या इस साल अगर मान लीजिए ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए प्री में, या मेंस में जो लिंक अच्छा खासा उसको मिल गया, या दूसरे साल हिस्ट्री से मिल गया, तो दिस इज द प्लाइट मतलब ऑफ स्टूडेंट, ये एक पेन पॉइंट है। ठीक। तो ऐसे में आई वुड एडवाइज कि स्टूडेंट कुछ समय अपने आप को दे, ज्यादा नहीं। जैसे ये अप्रैल वाला टाइम चल रहा है 2024 का समय, तो इट इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन स्टार्ट ऑप्शनल। तो ऐसे में 2 हफ्ते एटलीस्ट वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस को निकाल ले, ठीक बात। कुछ बेसिक रीडिंग्स को कर ले, और उसके बाद PYQs को देख ले। यस। और वंस यू ज्वाइन कि आपने सोच लिया कि हाँ अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके बाद यू शुड एक्चुअली गिव एवरीथिंग, कि अब मैं इसी ऑप्शनल के साथ अब मैं आगे बढ़ूंगा। बट बिफोर दैट यू शुड टॉक टू मेंटर्स। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यू कैन टॉक टू जब स्टडी IQ में आपके काउंसलर्स हैं या डिफरेंट जगह कहीं पर भी, क्योंकि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी देयर फॉर अदर पीपल एज वेल, ट्रू। राइट? जो मतलब एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो इस बात को समझते हैं कि एक क्राइटेरिया पर हमने सोच लिया था, बट दैट वाज द पॉइंट। इसमें सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे आज दिवाकर सर से एक डिस्कशन हो रहा था, तो सर ने कहा कि पहले ना आप सारे ऑप्शनल में से 3 को नैरो डाउन कर लो जी। कि आप सारे ऑप्शनल, सारे ह्यूमैनिटीज का भी आप नहीं पढ़ सकते, सारी ह्यूमैनिटीज के पीछे भी नहीं भाग सकते, बट आप 3 में नैरो डाउन करके हर ऑप्शनल को 15 दिन देके देखो कि एक दिन तो हर ऑप्शनल अच्छा लगेगा, 2 दिन भी आप पढ़ लोगे, बट क्या आप ज्योग्राफी के साथ 15 दिन पढ़ सकते हो? क्या आप PSIR, वो इंपॉर्टेंट जो बुक है PSIR की, वो 15 दिन पढ़ सकते हो? ऐसे जब आप हर ऑप्शनल के साथ करेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको किस में ज्यादा मजा आ रहा है। मजा स्पेसिफिकली फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि PYQ सामने रख के, सिलेबस सामने रख के, कि वो 3 में नैरो डाउन करके फिर आप सिलेक्ट करें कि कौन सा आप ऑप्शनल सिलेक्ट करना चाहते हैं। वो PYQ एंड ट्रेंड वाला फैक्टर मायने रखता है। जैसे दिवाकर सर ने बताया, कई बार मजा आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक बात, तो क्या करें? ठीक बात। इसमें सर मैं एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूंगा। स्टडी IQ बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। उसका कारण ये भी है कि जैसे सर ने बताया कि आप कुछ टाइम किसी सब्जेक्ट को दो, हो सकता है सेकंड सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आए, थर्ड में भी आए। यस। तो उसको चेक करने के लिए हम सब बोलते हैं कि NCERT सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और स्टडी IQ के चैनल पे सभी NCERTs बाय द रिस्पेक्टिव फैकल्टीज डिस्कस्ड भी हैं। ट्रू। तो जब बच्चे को वो करनी ही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारी NCERTs को फ्री ऑफ कॉस्ट कर भी सकता है वहां। जस्ट गो थ्रू दी NCERT, आपका बेस डेवलप होगा, आपको पता भी लगेगा कि 4 सब्जेक्ट मैंने NCERT के किए, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरा कहाँ है। तो वो बड़ी आसानी से एनालिसिस भी हो जाएगा और उसको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज भी होगी। तो लेटर ऑन उसको ये लगे कि एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे में भी इंटरेस्ट है, थर्ड में भी है, वो चीजें उसकी बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती है। इसमें सर 2 पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे YouTube पे सबकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, एंड उसी के साथ साथ हम बैक एंड सपोर्ट ये देते हैं कि लेट से आपने एक ऑप्शनल सिलेक्ट किया, अगर आपको ऑप्शनल वो चेंज भी करना है
देन ऑल्सो विद इन अ मंथ हम ऑप्शनल्स भी चेंज कर देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि हमें पता है ऑप्शनल सिलेक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टीडियस क्राइटेरिया है जो बच्चा चेंज कर लेता है। हमारे सबके साथ कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के दौरान हुआ है कि अच्छा हफ्ते 10 दिन तो ठीक है, बट 15-20 दिन बाद हमें लगा कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो एक सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे सर आपका एक्सपीरियंस है शशांक सर इतने बच्चे पढ़ाने का स्टडी IQ के साथ, तो उनकी क्या डिमांड रही है कि हम ये क्या चीज़ें अभी हम अपने बच्चों को नहीं पहुंचा पा रहे, मतलब ऑप्शनल्स के रिगार्डिंग? अभी तक जो लास्ट हमारे बैचेस कंप्लीट हुए हाँ थे, जी। तो उन बैचेस में आवर लर्निंग पॉइंट वाज कि अगर सिलेबस के साथ साथ ही सेक्शनल टेस्ट को इंक्लूड कर दिया जाए, सो दैट वुड एनहेंस देयर प्रिपरेशन। अभी तक क्या था कि पहले कोर्स कंप्लीट हुआ और उसके बाद दे कैन एक्चुअली ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। करेक्ट करेक्ट। तो अभी हमने ये लर्निंग पॉइंट देखा, और इस बार जो हमारे जो जितने भी ऑफरिंग्स हैं, तो हर जगह पर आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन यूनिट्स ऑफ अ सेक्शन देयर इज अ सेक्शनल टेस्ट। तो यानी कि एक सेक्शन के 2 टेस्ट हो जाएंगे, फीडबैक मिल जाएगा और उस पर डिस्कशन भी हो जाएगा, और रैंडम ना रहे आपके लिए। मतलब कई बार ऐसा होता है आपने पढ़ा तो दिया और अब बच्चे को टेस्ट के लिए बोल दिया, बट इससे पहले उसने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, उसे आंसर बिल्डिंग नहीं पता, तो ऐसे में कई बार वो टेस्ट देकर डिमोटिवेट हो जाता है और फिर बच्चा ना बचता है टेस्ट से। ठीक बात। कि यार फिर कभी मेरा इंटरेस्ट ही चला जाए तो मैं देता ही नहीं हूँ टेस्ट। तो ऐसा ना हो, तो विद इन क्लास हम आंसर राइटिंग पर, मतलब वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन डेली आंसर राइटिंग, कि वहीं पर उससे लिखवा भी लें, बता भी दें, सो दैट वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। थैंक यू सो मच सर। साइनल सर आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे अब आप पहले ऑफलाइन में पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इतने बच्चों को पढ़ाने का? एक्सपीरियंस तो बहुत ही फैंटेस्टिक रहा है, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। जब मैंने शिफ्ट किया था ऑफलाइन से ऑनलाइन, मुझे पहले तो बहुत लगा था कि दिक्कत होगी, बट जिस तरीके से काफी हमारा, common एक रहता हाँ राइट, बट जिस तरीके से स्टडी IQ का सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद इट। और डाउट क्लियरेंस जो होते हैं, जो इंटरेक्शन जो होता है, वो भी एकदम ईजीली हो जाता है। बच्चे टाइप करके भी डाउट पूछ सकते हैं, जो बीचली फ्रिक्वेंटली हम लोग ब्रेक लेके 5-5 10-10 मिनट का उसको सॉर्ट आउट कर दे। डर आफ्टर वॉइस ओवर डाउट भी होते हैं, तो वॉइस ओवर डाउट से भी जो इंटरेक्शन है वो बना रहता है। तो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक क्वाइट गुड। वो एक ईज देता है बच्चों को भी कि घर पे बैठ के क्वालिटी एजुकेशन वो एक्सेस कर सकते हैं, एंड फॉर द फैकल्टी ऑल्सो कि एक मैक्सिमम रीच रहती है आउटसाइड ऑफ द अरेना, जो हम लोग बोलते हैं दिल्ली में ही, ऑफलाइन में ही। तो उसके बाहर जो हम लोग जाके वो क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दैट इज रियली, हाँ, एक्सेसिबल है, राइट, और वो भी विद क्वालिटी। दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। करेक्ट। हाँ, दिवाकर सर आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे हैंडमेड नोट्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कोर्स का हमारे, एंड वो बच्चों ने काफ़ी सराहा है, तो बच्चों का फीडबैक आपके पास कि कैसे हेल्प किया है वो? सबसे पहले इफ़ यू लुक इनटू द हैंड रिटन नोट्स, सिविल्स जैसमें सर जब सिलेबस छोटा होता है, हाँ जी, तो नोट्स बनाने की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पॉइंट मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कई बार ऐसा एक ओपिनियन भी आया है कि नोट्स की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट, किताबें पढ़ने की। बट एक प्रैक्टिकल अप्रोच से चलते हैं, बिकॉज हम एक बहुत लॉजिकल एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इतनी हाई है कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डिसिप्लिन से लोग कम्पीट करने वाला है। द सिलेबस इज, अगर मैं ज्योग्राफी के लिए बोलूँ वो सिलेबस, तो इट्स अबव द स्काई एंड बिलो द ग्राउंड एज वेल सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नॉर्मली इन दोनों के बीच में बोला जाता है। बिल्कुल है सर, बस थोड़ा सा एक चीज में बोलना चाहूंगा कि ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट आता है आइसोस्टेसी, दैट इज बिलो द ग्राउंड, एंड एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेटोलॉजी इज अबव द ग्राउंड। हाँ, बस हमारे सर्वाइवल के लिए दोनों जरूरी है। राइट। सो अगर इफ दिस इज द डेप्थ ऑफ द सिलेबस, अब एक सिंपल लॉजिक तरीके से चले तो एनसीईआरटी जब हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं 6 to 12, तो टोटल एनसीईआरटी करो तो रफली 35 होती है। करेक्ट। अब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो काफी रैशनल हो, लास्ट प्रीलिम्स में कौन कौन सी एनसीईआरटी है उसके साथ मैगजीन मैंने ऐड नहीं की है, उसके साथ करंट अफेयर्स मैंने ऐड नहीं किया अभी तक। ठीक बात। And believe me, after having a huge experience of teaching, nobody provides the handwritten notes. But at Study IQ, that's our biggest USP, beside the level of interactions which we have with students. Yes. वो हैंड रिटन नोट्स होता क्या है, मैंने भी क्लासेस की है सिविल सर्विसेज की। इनफैक्ट जब सोशो पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी एक सोशो की क्लास की थी। ज्यादातर रनिंग नोट्स में ही टाइम निकल जाता है। करेक्ट। और आपको बाद में पता चलता है दैट यू आर द सन अराउंड व्हिच द प्लैनेट्स रिवॉल्व व्हेन यू आर इन क्लास, और जब क्लास से बाहर आते हो तो पता चलता है यू आर समवेयर आउटसाइड द गैलेक्सी। करेक्ट। अब वो हैंड रिटन नोट जब बच्चे के पास में रहते हैं और क्लास हो चुकी होती है, तो ही कैन रिवाइज द एंटायर लेक्चर विदाउट वाचिंग द लेक्चर। ट्रू। विद दैट हैंड रिटन।
रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट ओनली रिवीजन, और उसके साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी हो रही है। एक बच्चा वापस वीडियो देख रहा है, जसमीत सर मानिए कि ठीक है आज एक्सेसिबिलिटी ऑफ ब्रॉडबैंड इज वेरी हाई, लेकिन फिर भी नॉर्मली काफी क्लासेस के अंदर आते हैं सर मेरा डेटा खत्म होने वाला है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल कि ऐसी पॉपुलेशन भी है जहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वो रिसोर्सेस इकट्ठा करके क्लासेस करते हैं। तो जब वो लोग डेटा इज स्टिल ए मनी इन दैट कंटेक्स्ट डेफिनेटली। सो अगर हम देखें उनको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है until unless they want it, although they have an access to recorded classes, बस सिर्फ नोट्स सफिशिएंट हो जाते हैं और आपको नोट्स बनानी नहीं पड़ती। उतने नोट्स पढ़ के मेरा श्योर कॉन्फिडेंस है यू कैन गेट दोस 300+। रियली नाइस पॉइंट्स सर। इवन एक इनपुट जो मुझे स्टूडेंट्स से मिला हैंडमेड नोट्स के बारे में ही, रिसेंटली उड़ीसा सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम था, तो बच्चे का मुझे मैसेज आया मेंस एग्जाम के बाद में कि सर 5 दिन का गैप था, उन 5 दिन में मैंने दोबारा से पूरी ज्योग्राफी को रिवाइज किया एंड द गुड थिंग वाज कि मैं क्वेश्चन सारे लिख पाया क्योंकि वो पॉइंट मैंने बार बार रिवाइज किए तो दे वर इन माय माइंड। एक्चुअली होता ये है कि जब हम लेंथी नोट्स को पढ़ रहे होते हैं हमने नॉलेज गेन कर लिया, लेकिन उसको लिमिटेड टाइम में रेप्लिकेट करना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन हैंडमेड नोट से मुझे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद रहती हैं और मैं अपने एग्जाम में टाइम बाउंड मैनर में उनको रेप्लिकेट कर पाता हूँ एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो हैंडमेड नोट्स रियली वर्किंग फॉर द स्टूडेंट। तो क्लास और नोट्स के बीच में कोहेरेंस हो गया तो एकदम डिवाइस करने में आसानी हो जाती है। एंड यस, जैसे कि सर ने कहा डेटा इज द मनी, टाइम इज आल्सो मनी। टाइम इज आल्सो, क्योंकि एक 3 घंटे का लेक्चर बच्चे को दोबारा देखना इट इज रियली चैलेंजिंग टास्क, और खासकर उस टाइम पे कि उसका मेंस जस्ट 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ उसका मेंस एग्जाम है। करेक्ट। और वही चीज अगर वो हैंडमेड नोट्स के फॉर्म में देखेगा तो उसको काफी हेल्प मिलती है। बाकी सब्जेक्ट का तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्योग्राफी में एक और इम्पोर्टेंट चीज भी है। बच्चे को जब पीपीटी पे ये दिखाया जाता है कि दिस इज द मैप ऑफ इंडिया और यहाँ आपके हिमालयाज हैं, बच्चे को लगता है कि ये बहुत ही इनोवेटिव है, इसको बनाना मुश्किल है। बट हैंडमेड नोट्स में हम डायग्राम बना के, मैप बना के और हिमालयाज दिखाते हैं तो बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाता है। लाइक इन लाइव क्लासेस 100 ऑफ टाइम्स मैं मैप बनाता हूँ। नाउ बच्चे आर सेंडिंग मी कि सर मैंने भी 10 सेकेंड के अंदर मैप बनाया, तो वो चीज़ पॉसिबल हो पा रही क्योंकि वो देख रहे हैं हैंडमेड नोट से। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन। थैंक यू। यहाँ पे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ कि हाउ आई स्कोर 300+। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि जो जीएस एंड ऑप्शनल के बीच में जो 5 दिन का गैप मिलता है, इफ़ यू आर एबल टू रिवाइज योर एंटायर ऑप्शनल इन दैट 5 days, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैव इम्पैक्ट। और वो इम्पैक्ट कैसे, बिकॉज अल्टीमेटली यूपीएससी के जितने भी पेपर होते हैं, बीट जीएस बीट ऑप्शनल, ये सारे टाइम बाउंड मैनर में ख़त्म करने का गेम है। करेक्ट। पूरा का पूरा, इट्स नॉट योर नॉलेज, इट्स बेसिकली हाउ यू आर कंप्लीटिंग दैट एंटायर पेपर एंड दैट टू इन एफिशिएंट मैनर विद अ क्वालिटी कंटेंट। तो उसमें अल्टीमेटली ये जो आपको जो हैंड रिटन नोट जो है ऑब्वियसली वो हेल्प करने ही वाले हैं, बिकॉज एक ज़माने में मैंने खुद के लिए बनाए थे एंड इट इज़ रियली अ पेनफुल टास्क अगर हम लोग ये खुद करें, बिकॉज वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो ये हैंड रिटन नोट जो है वो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा देगा ऑन द डे ऑफ एग्जाम। जो 5 दिन का आपको गैप मिलने वाला है उसमें यू हैव टू रिवाइज दिस एंटायर हैंड रिटन नोट्स, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। एंड जस्ट वन मोर पॉइंट सर, दैट सर ने बोला कि जस्ट 5 days बिफोर द एग्जामिनेशंस हैंड रिटन नोट्स का मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक जैसे सर ने ज्योग्राफी वाला बोला, जैसे सोशियो और मे बी फॉर दैट मैटर हर सब्जेक्ट में हो रहा है, वो होता ये है कि उधर से बच्चे को सिर्फ नोट्स नहीं मिल रहा, उसे पता चल रहा है कि वो खुद भी नोट्स कैसे बनाए। यस। वो जो सिनॉप्सिस बनाता है वो 10 पेजेस में, या जैसे हम फर्रा बोलते हैं 10-12 पेजेस में जो बनाता है, वो एग्जाम के पेपर 1 खत्म होने के बाद भी वो रिवीजन किया करना पॉसिबल हो सकता है जब पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो। यूट्यूब पे मोस्ट सर्च्ड है कि नोट्स कैसे बनाएं, वन ऑफ द मोस्ट सर्च टॉपिक, क्योंकि नोट्स बनाना काफी डिफिकल्ट है। और इसीलिए लास्ट में लोग फिर ये बोल देते हैं जब नोट्स नहीं बनते हैं कि टेक्स्ट बुक से ही हम टेक्स्ट बुक से, और वो पॉसिबल नहीं है, वो टेक्निकली फीजिबल रैशनल सॉल्यूशन है ही नहीं। करेक्ट। उत्कर्ष, या आई वुड लाइक टू ऐड, यस, हैंड रिटन नोट्स और एग्जाम का परफॉर्मेंस भी लिंक्ड है। क्योंकि हमें जब भी हम किसी वीडियो को देखते हैं तो हम सोच नहीं रहे हैं, उसको कंटेम्पलेट नहीं कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब हैंड रिटन नोट्स से अगर अपने भी नोट्स बना रहे हैं तो हेल्पफुल होते हैं। और यही नहीं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही नहीं, आप देखेंगे जब हम प्रशासन में काम करते हैं, हाँ जी, मैंने तो ऑफिसर्स को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हैंड नोट्स बनाते हुए इलेक्शंस में देखा है। हाँ, तो ये चीजें हमें आगे भी हेल्प करने वाली हैं और एग्जाम में तो डेफिनेटली हेल्प करेंगी। जैसे सर ने कहा, शॉर्ट टर्म में उसका पूरा रिवीजन अगर आपने लिख दिया है तो फ्रॉम हैंड इट हैज गॉन इनटू योर माइंड, दैट इज डेलिब्रेटेड प्रैक्टिस जिसे। करेक्ट, थैंक यू सो मच सर। एंड उत्कर्ष सर, आपसे पूछना चाहेंगे जैसे PYQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है इन एनी ऑप्शनल, यू कैन आंसर विद रिस्पेक्ट टू एंथ्रो एज वेल, कि हाउ कैन
practice of PYQs help in gaining more marks in optionals? देखिए, एक तो ये आपका जो भी कोर्स होता है उसके पीवाईक्यूज जो हैं हाँ आपको जी। एक जनरल ट्रेंड बता रहा होता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। पीवाईक्यूज को आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपकी एक तरीके से वापस लेयरिंग हो रही होती है, एक फॉर्म ऑफ रिविजन है। ठीक है, ट्रेंड जो है हमेशा सिलेबस के साथ सेगमेंट वाइज, ईयर वाइज हमको चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। और कई बार आपको देखने को मिलता है कि 3 से 4 साल का जो टाइम फ्रेम है, अगर आप स्पेसिफिकली एंथ्रोपोलॉजी की बात करो तो आपको देखने को मिल रहा है 2013 से लेकर 2015 तक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है। एक पेपर आता है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में पेपर 2 के अंदर में, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है, तो वो ज़्यादा वेस्टर्न होता था, यूरोपियन पूछा जाता था। पर हमारा ट्रेंड जो है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी 2015 के बाद एक बहुत प्रोमिनेंट ऑप्शनल बन के हमारे सामने आया है, तो ट्रेंड अचानक से चेंज होता है। और यहाँ पे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में क्वेश्चन आपसे लगातार, अगर आप 2020 की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल केएस सिंह के बारे में पूछ लिया गया, जो पहले नहीं पूछा जा रहा था। तो ट्रेडिशनली आप अगर पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप उसी वाले लैक्यूने में जो आपका गैप है वो वहीं पे रह जाएगा और आप पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से प्रिपेयर करते रहेंगे। ठीक बात। तो ये रीलेयरिंग आपकी इस तरीके से होती रहती है और आप ट्रेंड को फॉलो करते जाओगे। ठीक है, एंड एज वी मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन सर, आप 2 पॉइंट्स ऐसे बताइए जिन वजह से बच्चों को एंथ्रो ऑप्शनल लेना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको सबसे अधिक शायद इंटरेस्ट आउट कर सके, अगर आप 2013 से 2019 तक का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखते हो, मेजर ऑप्शनल्स आपको पता है, उसमें से इकलौता एंथ्रोपोलॉजी ऐसा ऑप्शनल है जो 10.5 का सक्सेस रेट लेके चल रहा है। ठीक है, दूसरी क्या चीज है कि डेफिनेशन ऑफ सिलेबस क्लैरिटी बहुत है। कमिटी बैठी थी, 3 लोगों ने इसका सिलेबस को डिजाइन किया और सेपरेटली, बिना कॉमन कंसेंसस के। तो वहां पे किसी ने कुछ राय दी, किसी ने कुछ राय दी, किसी ने कुछ राय दी। जब उसको मर्ज किया गया उसकी वजह से एक डेप्थ और क्लैरिटी बहुत आ जाती है, तो आप भटकोगे नहीं। कई बार होता है आपसे एक ब्रॉडर सेंस में पूछ दिया जाता है अलग अलग ऑप्शनल में कि आप ये पढ़ लो, आप उसके अंदर बहुत दूर तक चले जाते हो। तो ये डेफिनेशन और क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एंथ्रोपोलॉजी आपको वो भी देने वहां पे वाला है। थैंक और एक और बात जो मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, एंथ्रोपोलॉजी पिछले 4 साल में इकलौता ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो 2 AIR1 दिया आपको 2017-2020। थैंक यू सो मच सर। तो सर हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करें तो लास्ट 2 ऐसे पॉइंट्स कि बच्चों को हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो सिलेबस में कॉमन डिनोमिनेटर मैंने पहले ही बताया था। आजकल बच्चों को मेन से पहले प्रीलिम्स का ही बहुत ज़्यादा डर है। करेक्ट। एंड प्रीलिम्स में कंसिस्टेंटली 20 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन हिस्ट्री से ही आए हैं। तो अगर आपका और हिस्ट्री काफी अनप्रेडिक्टेबल भी होते जा काफी रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल भी history से। होते जा रहा है। तो दैट्स वेयर समथिंग कि यू कैन से दैट कि एक प्रीलिम्स में तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। हाँ जी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई वांट टू टेल ओवर हियर इज दैट कि हिस्ट्री ऑप्शनल की वजह से जो रैशनल थिंकिंग आप में आएगी, जब आपको आपका पास पता चलेगा, कल्चर पता चलेगा, तो वो रैशनल थिंकिंग आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। एंड ऑब्वियसली अब टॉपर जो इस बार का हिस्ट्री से ही आया है, तो अच्छे दिन तो हिस्ट्री के है ही। ठीक है, थैंक यू सर। तो सर सेम क्वेश्चन फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल एज वेल। जी, तो सैनिल सर ने जैसे फोकस किया, जब भी बच्चा सिविल सर्विसेज में आता है तो मेरे ख्याल से 6 मंथ जो प्रिपरेशन होती है उसका सिर्फ फोकस होता है कि मैं प्रीलिम्स के लिए तैयार करूं। इवन जब फैकल्टी मेंस के लिए पढ़ा भी रहा होता है तो बच्चे का मोटिव यही होता है कि सर प्री के ही क्वेश्चन भी करवाओ हमें, मेंस का तो बेशक आप रहने दो, ये आइडिया होता है। और यूपीएससी क्या है कि यूपीएससी को हम अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोल देते हैं, क्योंकि हर बार प्री में कुछ नया ट्रेंड देखने को मिलता है। अब नए ट्रेंड में यूपीएससी कुछ चीजों से सर बाउंडेड है। बाउंडेशन ये है कि सिविल सर्विसेज का और फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स सेम होता है। करेक्ट। और फॉरेस्ट सर्विसेज में अकेला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट जो उनके सिलेबस के साथ कोरिलेट करता है। दैट्स व्हाई यूपीएससी बाउंड हो जाता है कि आपको ये क्वेश्चन प्री में देना ही देना पड़ेगा, विदाउट एनी चॉइस आपको देना पड़ेगा। इसलिए प्रीलिम्स बिकम केक वॉक फॉर द स्टूडेंट जब ज्योग्राफी वो पढ़ रहे होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि कई बार बच्चा क्या करता है, आईआर पढ़ रहा हो या फिर आपके ज्योग्राफी का आंसर दे रहा हो या किसी डिजास्टर के बारे में बात कर रहा हो, किसी भी चीज की बात कर रहा हो जीएस में, और चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर या हिस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ, तो वो मैप बनाने से बहुत ही अवॉइड करता है उस चीज को कि यार मैं नहीं बनाना चाहता। लेकिन वो अगर मैप से चीजों को रिप्रेजेंट करें, जैसे कि अगर मैं इन्वेजन दिखाता हूं इंडिया में और मैं मैप बना के बताऊं कि वेस्टर्न साइड से हमारा इन्वेजन शुरू हुआ था, तो वो चीजें उसको अपने आप मार्क्स एनहांस करती हैं। 20 क्वेश्चन अगर सिंगल मार्क भी एनहांसमेंट में मानूं तो एक पेपर 20 मार्क्स एड ऑन करता है बच्चे को, मेकिंग 140 मार्क्स इन टोटल। दूसरी चीज, मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं बताता हूं सर। पहली बार जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, फर्स्ट टाइम मेरे से क्वेश्चन पूछा गया मेरे इंट्रोडक्शन के बाद कि आई एम फ्रॉम हरियाणा, रेवाड़ी इटसेल्फ। तो वो पूछा गया कि स्टील के बर्तन बहुत बनते हैं वहां पे, इंडस्ट्रियल बेस्ड क्वेश्चन था। और यही रीजनल क्वेश्चन सबसे किसी न किसी लेवल पे पूछा जाता है। ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट जो आपको रीजनल नॉलेज इतनी ज्यादा देता है, आपको
इसे अवेयर करवाता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एंड फाइनली बच्चा जो सोच रहा है कि मैं आईएएस बन के सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनूंगा, उसकी जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी होती है, जो कि सबसे पहला बंदा है डिजास्टर आती रिस्पॉन्स करना है। करेक्ट। और वो सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती हैं ताकि वो अपने करियर में उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। ओके सर, थैंक यू सर। पीएसआईआर में काफ़ी बच्चे जुड़ते हैं, काफ़ी एक पॉपुलर ऑप्शनल भी है, बट स्टिल कौन से बच्चों को पीएसआईआर लेना चाहिए? सबसे पहले तो पीएसआईआर को मोस्ट कंसिस्टेंट ऑप्शनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाँ जी। जिनका नाम हम मेरिट में देखते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से एक ही ऑप्शन से आ रहे हैं पीएसआईआर से। लेकिन फिर भी हमें अदर डिनोमिनेटर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर पीएसआईआर की बात करें तो जैसे कि सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया, सबसे पहले तो प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस तो बाद में आएगा, राइट। स्क्रीन इन होना है। तो ऐसे में पॉलिटी एंड आईआर दो ऐसे पिलर्स हैं जिसको कोई छोड़कर ना तो प्रीलिम्स क्लियर कर सकता, ना मेंस, ना इंटरव्यू। वहाँ पर भी इशू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कोई ऐसा है ही नहीं जो कह दे पॉलिटी आईआर के बिना काम चल जाएगा। पॉलिटी, अगर मैं केवल पॉलिटी की बात करूँ तो वेटेज अराउंड 20 क्वेश्चंस का होता है, दैट इज लाइक 40 मार्क्स। रेशनली सोचें तो कट ऑफ जा रही है मान लीजिए 99-100 के आसपास ऑन एन एवरेज, तो 40 मार्क्स एक सब्जेक्ट आपको दे रहा है, और वो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें तो जितने क्वेश्चंस आए हैं वो पूरे के पूरे सही होते ही हैं। मतलब इफ़ यू आर वेल डन विद प्रोविजंस, प्रोसेसेस एंड द नॉलेज विच यू गेट इन पीएसआर ऑप्शनल विद रिगार्ड टू प्रिंसिपल्स। जैसे कि 2017 के बाद से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी के प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन पूछ रहे। कहीं ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जैसे गांधीयन एंड मार्क्सियन सोशलिज्म के कंपैरिजन पे क्वेश्चन पूछ लिया। यू डोंट फाइंड दिस काइंड ऑफ कंटेंट ऑन इंडियन पॉलिटी इन लक्ष्मीकांत। ट्रू। लेकिन अगर आप पीएसआर ऑप्शनल से हैं तो पॉलिटी इज लाइक केक वॉक फॉर यू, तो वो वाला चीज़ आपका वहाँ से प्लस हो जाता है। यानी कि प्रीलिम्स में आईआर से मैप वाला क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन, पॉलिटी के 40 मार्क्स, तो मतलब प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए पीएसआर वहाँ पर आपको हेल्प कराएगा। इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इतने सारा मतलब रैंक्स पीएसआर से आती हैं। मेंस में जाते हैं तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, आईआर, सो वो 250 मार्क्स का मैक्सिमम वेटेज वहाँ से कवर हो रहा है। ऐसी लिंक्स जीएस पेपर 1 में है विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल मूवमेंट, जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी, और जीएस पेपर 4 में आपको एथिकल थिंकर्स पढ़ने होते हैं। 2016 में क्वेश्चन आया रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो जनरल जीएस का बच्चा रॉल्स थ्योरी क्यों पढ़ेगा जस्टिस की, राइट। लेकिन क्योंकि आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पे काम आ रहा है। एक सर ने बहुत अच्छी बात की थी, दिवाकर सर ने, कि एनालिटिकल एस्पेक्ट जो होता है ना पर्सनैलिटी में लाना, तो उसके लिए पढ़ना होता है, समझना होता है। एक अलग अलग नेचर होता है, मतलब अलग ऑप्शनल का। जैसे एंथ्रो का एक बायो ओरिएंटेशन है, तो उसमें आपका एक अलग यू कैन से एक आउटलुक बनेगा, यू नो, रिगार्डिंग वेरियस इशूज़। यू नो, सोशो आप पढ़ेंगे तो सोशो में सर आपको कुछ अदर इंसाइट्स देंगे विद रिगार्ड टू मैनी इशूज़। ऐसी पीएसआर है, तो पीएसआर में जो आप थिंकर्स पढ़ते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में डेप्थ आती है। आपको पता लगता है कि ये चीज़ें जो चल रही हैं, वेदर इट इज़ अबाउट पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं दीज आर जस्ट इवेंट्स रटने नहीं पड़ेंगे। आपको पता होगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। जब क्यों पता है तो भले ही आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है, फिर भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हाँ दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स। जैसे G20 है तो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा कि भाई G20 में इस बार क्या ऑब्जेक्टिव था। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी बैकग्राउंड पढ़ा है कि किस बेसिस पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी मोल्ड होती है। जब आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव ये होगा तो वो तो वहाँ पर मिल ही जाएगा। सो वो एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, और ऐसी इंटरव्यू में जो इशू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शेखर सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को क्यों लेना चाहिए, क्यों ऑप्ट करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो बच्चे ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं। हाँ जी। तो ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए जो उन्हें क्षमताएं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के वो स्वतः ही आ सकते हैं। ठीक। क्योंकि ब्यूरोक्रेट का काम नॉलेज बेस्ड होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। साथ में अगर देखें जीएस में जो ट्रिकल डाउन होता है इस सब्जेक्ट से बहुत अच्छा है। GS2 में तो 70% से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं कवर्ड हैं, GS3 में भी। साथ में GS4 जो एथिक्स का पेपर है वहाँ पर बहुत सारी केस स्टडीज़ भी हैं, और प्रॉबिटी इन गवर्नेंस है। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ हम अपने आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पढ़ते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। एक बदायूं डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक डलिया जलाओ आंदोलन चला था। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साहब ने वहाँ पर जो भी ह्यूमन स्कैवेंजर्स थे उनको मना कर दिया कि आप डलिया में एक्सक्रीटा नहीं उठाएंगे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी पुलिसिंग के हो गया,
लॉ एंड ऑर्डर के हो गया, हम केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, वो वहाँ पर आपको मदद करेंगी। साथ में जब आप इंटरव्यू में जाते हैं जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट है, वहाँ पर आपको एक, जिसे मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज नहीं, आपको अपना व्यू पॉइंट देना है, उसमें भी बहुत ही आपको सशक्त करेगा ये सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो सर आपसे सेम क्वेश्चन कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बच्चों को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? Okay, so I think my colleagues have covered many variety of aspects as such. कई कह रहे हैं but, कि कॉमन डिनोमिनेटर होता है right, no जीएस में। doubt, no doubt. Let's see. I'll just quote one sociologist, हाँ जी। father of sociology, Auguste Comte है, जो बोलते थे कि sociology is queen of all sciences. But may not that be true? But on a lighter note, sociology is queen of all social sciences, at least. यूपीएससी की नोटिफिकेशन जब आप देखेंगे तो वहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है इंटेलेक्चुअल ट्रेट। करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, विद दैट आई विल एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज सच। एक होता है नॉलेज, एक होता है विजडम। जो नॉलेज होता है वो लेके आता है लिटरेसी, जो विजडम होता है वो लेके आता है दैट एजुकेशन विच वी टॉक अबाउट। अब सोशियोलॉजी की बेस्ट चीज़ ये होती है कि ऑल सोशियोलॉजी इज एड हॉक। अब कई सब्जेक्ट है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो नहीं आया, इट्स जीरो एज सच। अब सोशियोलॉजी में जो फर्स्ट चीज़ आती है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, everybody would have experienced that subject matter in our life. In fact, all of us would have seen that experience as well. चाहे वो कास्ट हो, ट्राइब हो, रिलीजन हो, सेक्युलरिज्म हो। सेकेंड, द पर्सपेक्टिव, जो मैं इंटेलेक्चुअल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, एक बार जब एक नज़रिया डेवलप हो जाता है किसी एस्पेक्ट का, वो सेम चीज़ को आप बहुत 10 जगह कंटेंट यूज कर सकते हो, बिकॉज यू गेट दैट राइट पर्सपेक्टिव एंड ओरिएंटेशन टू यूज अ पर्टिकुलर फैक्ट मे बी इन अ डिफरेंट मैनर। आपको एग्जांपल देता हूँ, शशांक सर इससे एग्री करेंगे। कार्ल मार्क्स जैसे बोलते हैं रिलीजन्स इन ओपियम फॉर मासेस, राइट? इसको मैं यूज करके बताता हूँ। रिलीजन इज एन ओपियम फॉर मासेस, बट टू अ सर्टेन डिग्री ओपियम इज गुड, एंड दैट वेयर सोशियोलॉजी है कि वो एक चीज़ को इस तरीके से यूज़ करने का आपको ओरिएंटेशन दे देता है, एनालिटिक्स दे देता है कि अगर कभी फैक्ट कम भी पड़ गए ना, तुम्हारे पास थियरी है, एंड दैट हेल्प्स यू इन योर जीएस। एंड पूरा एग्जाम जब एनालिटिकल है तो डेफिनेटली दैट हैव इट्स ओन एडवांटेज, बट दिस डजंट मीन दैट देयर इज अ रेस ऑफ डिसिप्लिन। What means is that this video is made for the welfare of students, so that you understand from the perspective of the people who have an experience कि एग्जैक्टली हर सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेजेस देता है। सो दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। थैंक यू सो मच सर। जसमीत सर, Yes. एक और जो मैं एडिशन करना चाहूँगा, जो आपने हाँ जी। पूछा कि एंथ्रोपोलॉजी क्यों लेना चाहिए, आजकल बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं पिछले हाँ कुछ जी। सालों से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय के हिसाब से रेलिवेंट फैक्टर है फोमो। हाँ जी। स्टूडेंट्स में फोमो बहुत जनरेट हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें लगता है कि हम जो चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्योंकि मटेरियल इतने सारे हैं, डाइवर्सिफाइड, उन्हें लगता है कि सामने वाला हो सकता है उसका जो डेप्थ हो, उसका इस पर्टिकुलर ऑप्शनल में जो लेवल हो वो मुझसे कहीं ज़्यादा हो। उसने मुझसे कई ज़्यादा रिसोर्सेज को पढ़ा होगा, मुझसे कई ज़्यादा टाइम से वो पढ़ा होगा। हो सकता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो जीएस के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, वो आपके 6 क्लासेस शुरू हो जाते हैं। जो भी एनसीईआरटी के साथ आप सब्जेक्ट्स उठा के देखते हो, किसी भी आप सब्जेक्ट उठा के देते हो, एंथ्रोपोलॉजी ये चीज़ आपकी एकदम ग्राउंड लेवल पे लाके आपको न्यूट्रल कर देता है। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन स्टार्ट ही होती है कहाँ पे? ग्रेजुएशन के लेवल पे, ठीक है? वेस्टर्न सोसाइटीज में जाओगे, वहां पे तो आपको देखने को मिल रहा है अर्ली, आप बात करो स्कूलिंग की, पर यहाँ पे सबके सब जो ऑप्शनल चुन रहे हैं वो ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो फोमो आपका एड्रेस हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक मिसकंसेप्शन है, बहुत बार बोला जाता है कि बायोलॉजिकली जो आप देखते हो बायो से रिलेटेड जो लोग हैं, बायो बैकग्राउंड वाले, जो साइंस बैकग्राउंड वाले लोग हैं, वो एंथ्रो को चुनते हैं, या फिर उन्हें ही चुनना चाहिए, उनके लिए आसान होता है। एंथ्रोपोलॉजी अगर आप यूपीएससी या फिर जनरल डिसिप्लिन की बात करते हो तो 4 या 5 ब्रॉड एरियाज में बटा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल, ट्राइबल, इंडियन, सोशल और फिजिकल। इन 5 में से सिर्फ एक फिजिकल है जो बायोलॉजिकली ओरिएंटेड है, बाकी 4 के 4 आपको सारे के ह्यूमैनिटीज इन नेचर देखने को मिलेगा, और उसी की ही ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलती है जीएस के पेपर के साथ। तो इस मिसकंसेप्शन को भी एड्रेस करना था जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। थैंक यू एवरीवन, सबने अपने विचार दिए। ऑप्शनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जब आप ऑप्शनल का चयन करते हैं फॉर योर मेंस प्रिपरेशन, फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन एज वेल, एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर योर इंटरव्यू। तो हमारे जो सारे ऑप्शनल के बैचेस हैं वो अराउंड 21 अप्रैल को शुरू हो रहे हैं, लीविंग असाइड सोशो इज स्टार्टिंग ऑन 7th। रेस्ट ऑल ऑप्शनल्स, चाहे वो एंथ्रो है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
These all optionals are starting on 21st of April, 1 p.m. Thank you so much. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।